And I would like to ask you to have a pen and paper ready so that जो सारे important points मैं बताऊंगी आप उसको लिख रख सकते हो. Now let's start with section 378 of the Indian Penal Code. Section 437 of the Indian Penal Code enumerates the provisions relating to theft. Before directly going into the section, we need to understand what is the structure of this section. Total 5 explanations and there are total 16 illustrations. So how many illustrations? 16 illustrations are there and you have to remember each and every illustration, and I'm going to tell you what are the process to remember these illustrations ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ. एंड जुडिशरी में आपको इलास्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 378. 378 बोल रहा है दैट whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to taking is said to commit theft. What do you mean by that? इसका मतलब है दैट जो इंसान थेफ्ट कमिट कर रहा है उस इंसान का इंटेंशन इज़ वेरी मच क्लियर. ओके, इंटेंडिंग वर्ड को बेयर एक्ट में यूज़ किया गया है, मतलब इंटेंशन होना पड़ेगा. एंड वो इंटेंशन क्या है? डिसऑनेस्टली कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, ठीक है. एंड वो प्रॉपर्टी का नेचर क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट. मूवेबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट कमिट हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो हो नहीं सकता है, राइट. एंड उसके बाद वो प्रॉपर्टी को पोजेशन से बाहर लेके जा रहा है, कोई और इंसान का वो प्रॉपर्टी है एंड उस इंसान का कंसेंट लिए बिना पोजेशन से बाहर लेके जा रहा है वो प्रॉपर्टी. क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू टेकिंग. टेकिंग मतलब वो प्रॉपर्टी लेने के लिए. अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो थेफ्ट कमिट हो जाएगा. So now let me tell you what are the ingredients. Okay, you can write this point down. Okay, I'm going to mark 1, 2, 3 that you have to write down in your answer, whether it's a judiciary examination or law examination. Okay, so what are these? Number 1, whoever. So whoever मतलब any person commit कर रहा है. Okay. Number 2, intention and dishonestly वो property ले रहा है. And third one is movable property. Property is movable. एंड क्या कर रहा है? टेक आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ दैट पर्सनस कंसेंट, मतलब पोजेशन से बाहर लेके जा रहा है प्रॉपर्टी. सो ये नंबर 4 हो गया. इन ऑर्डर टू टेकिंग. टेकिंग मतलब क्या? प्रॉपर्टी लेने के लिए. ओके, सो इन ऑर्डर टू टेकिंग सच प्रॉपर्टी. सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द थेफ्ट. सो देयर आर मेनली 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स. ओके, नाउ लेट्स कम टू एक्सप्लेनेशन 1. सो व्हाट एक्सप्लेनेशन 1 इज ऑल अबाउट? एक्सप्लेनेशन बोल रहा है that a thing so long as it attached to the earth not belonging to movable property. मतलब जो प्रॉपर्टी, मतलब समझो कि एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल जो अर्थ से अटैच्ड है, उसको क्या चोरी किया जा सकता है? नहीं. बट इट बिकम्स केपेबल ऑफ बीइंग सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट. मतलब ये चीज़ का थेफ्ट कमिट कब किया जा सकता है? एज सुन एज इट सीवर्ड फ्रॉम द अर्थ. मतलब सपोज एक ट्री है, ठीक है, ये ट्री ज़मीन से अटैच्ड है. जब आप इस पेड़ को काट के ज़मीन से अलग कर देते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये क्या ज़मीन से अटैच रहता है? द आंसर इज़ नो. जब इसको आप ज़मीन से काट के अलग कर देते हो तभी इसका थेफ्ट हो पाना मुमकिन हो पाता है. नाउ लेट्स कम टू एक्सप्लेनेशन 2. What explanation 2 is all about? Explanation 2 states about a moving affected by the same act which affects the severance may be a theft. मतलब जब उस पेड़ को काटा गया एंड उसके बाद मूव करके लेके जा रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बोला जाएगा उस प्रॉपर्टी का थेफ्ट कमिट हो गया है. ओके, नाउ एक्सप्लेनेशन 3. एक्सप्लेनेशन 3 बोल रहा है अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टैकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग एज वेल एज बाय एक्चुअली मूविंग इट. मतलब सपोज कोई एक चीज़ को चेन से बांधा गया है एंड उस प्रॉपर्टी को क्या आप मूव कर सकते हो? आप नहीं कर सकते, राइट. अब जब उस चेन को, मान लो कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स को लोहे का जो चेन होता है उससे इस मतलब पोल से बांधा गया है. अब इस चीज़ का थेफ्ट कब कमिट हो पाएगा? जब आप क्या करते हो, इस रोप को यहाँ से हटा देते हो एंड आप इस प्रॉपर्टी को मूव करवा सकते हो, देन इस प्रॉपर्टी का थेफ्ट कमिट हो सकता है. मतलब ऑब्स्टैकल था, मतलब जो रोप से ये बंधा हुआ था उसको जब आप हटा दिए तब क्या हो गया?
कब वो थेफ्ट कमिट हो गया. We will see the illustration later on regarding that particular explanation. Now let's read explanation 4. Explanation 4 states about that a person who by any means causes an animal to move is said to move that animal and to move everything which in consequence of the motion so caused is moved by the animal. For example, बैलगाड़ी कुछ किया एंड उसके वजह से वो मूव करने लगा एंड ताकि उसमें जो सामान था आप ले पाओ. ओके अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ तो तब बोला जाएगा जब वो मूव करना चालू कर देता है वो थेफ्ट कमिट हो जाता है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थेफ्ट कमिट हो जाता है. ओके अगेन वी विल सी illustration regarding that later on. Now let's come to explanation 5. Explanation 5 states about the consent mentioned in the definition may be expressed or implied. जो consent definition पर mention किया गया था ये consent express भी हो सकता है और implied भी हो सकता है. And may be given either by the person in possession, जो person possession पर है वो भी दे सकते हैं, or by any person having for that purpose authority express or implied. Okay, now let's come to illustration. There are 16 illustration I told you at the beginning of this video. These are the very much important. You have to remember each and every illustration and I will tell you the technique. Okay, now let's come to illustration A. illustration A बोल रहा है that वही जो पेड़ वाला illustration मैं अभी आपको दी थी वही बोला गया है यहाँ पर. So ये बोल रहा है that A cut down a tree on Z's ground. ए ने क्या किया जेड का जो ग्राउंड पे एक ट्री था उसको कट कर दिया with the intention of dishonestly taking that the tree out of Z's possession without Z's consent. Here as soon as A severed the tree in order to such taking he has committed theft. मतलब जब A ने Z के प्रॉपर्टी के ऊपर जो पेड़ था उसको कट कर देता है तभी उसका थेफ्ट कमिट हो जाता है. मतलब ये पेड़ था, अब जस्ट इमेजिन करो ये पेड़ था ज़मीन से जुड़ा हुआ एंड जिस मोमेंट पर आप उस पेड़ को काट के गिरा देते हो तब थेफ्ट कमिट हो जाता है. ओके सो आप ये इलास्ट्रेशन को याद कैसे रख पाओगे. सो आप जस्ट लिख रखो जस्ट इलास्ट्रेशन ए एंड राइट डाउन ट्री. ओके सो ताकि आपको याद रहे. नाउ लेट्स कम टू इलास्ट्रेशन बी. इलास्ट्रेशन बी बोल रहा है ए पुट्स अ बेट फॉर डॉग्स इन हिज पॉकेट एंड thus induces Z's dog to follow it. Here A's intention B dishonestly to take the dog out of Z's possession without Z's consent. A has committed theft as soon as Z's dog has begun to follow A. इसका मतलब A ऐसा कुछ इंडिकेशन किया था उस डॉग को ताकि Z का जो पोजीशन है उस पोजीशन से बाहर चला जाए वो डॉग. ठीक है एंड ऐसा कुछ इंडिकेशन किया एंड लिटरली वो डॉग पोजीशन से बाहर आ गया. जिस मोमेंट वो डॉग जेड का पोजीशन से बाहर चला आता है विदाउट जेड्स कंसेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट कैन बी सेड दैट थेफ्ट हैज़ बीन कमिटेड. मतलब जब वो डॉग मूव करना चालू कर देगा तभी बोला जाएगा थेफ्ट कमिट हो गया है. नाउ लेट्स कम टू इलास्ट्रेशन सी. इलास्ट्रेशन सी बोल रहा है दैट ए मीट्स अ बुलॉक कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर. He drives the bullock cart in a certain direction in order that he may dishonestly take the treasure. मतलब यहाँ पे एक बैलगाड़ी था एंड बैलगाड़ी पे कुछ ट्रेजर था एंड उस ट्रेजर को लेने के लिए वो क्या करता है ऐसा कुछ इंडिकेशन करता है कोई और ही डायरेक्शन पर जा रहा है ताकि वो डिसऑनेस्टली वो ट्रेजर्स को ले पाए. ओके जब भी वो बुलॉक कार्ट बिगेंस टू मूव मतलब मूव करना चालू कर देता है तभी बोला जाएगा दैट ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट. मतलब बुलॉक कार्ट जैसे ही मूव करना चालू कर देता है वैसे ही बोला जाएगा थेफ्ट कमिट हो गया है. नाउ इलास्ट्रेशन डी. इलास्ट्रेशन डी बोल रहा है दैट ए बीइंग जेड सर्वेंट एंड इंट्रस्टेड बाय जेड विद द केयर ऑफ जेड्स प्लेट डिसऑनेस्टली रन विद अ प्लेट विदाउट जेड कंसेंट्स. ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट. वो जब रन अवे करेगा उस प्लेट को लेके विदाउट टेकिंग जेड्स कंसेंट थेफ्ट कमिट हो जाएगा. नाउ एक्सप्लेनेशन ई. ये बोल रहा है दैट जेड गोइंग ऑन अ जर्नी इंट्रस्ट द प्लेट टू ए. वो ए को इंट्रस्ट करके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गया. ए इज़ अ कीपर ऑफ अ वेयर हाउस एंड ही सेल्स इट. वो क्या करता है वो प्लेट को सेल कर देता है. मतलब जेड को कोई जर्नी में जाना था एंड जेड क्या करता है ए को इंट्रस्ट करके मतलब उसके ऊपर ट्रस्ट करके एक प्रॉपर्टी संभालने के लिए देके जाता है.
एंड वो क्या करता है, वो प्रॉपर्टी सेल कर देता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसको क्या बोला जाएगा, इसको थेफ्ट नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्यों हुआ, बिकॉज ये क्या बोला जा सकता है दैट द प्रॉपर्टी वाज इन द पोजीशन ऑफ जेड, नहीं बोला जा सकता है, राइट। दैट्स वाई ए ने जो किया है इसको बोला जाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। नाउ इलास्ट्रेशन एफ, इलास्ट्रेशन एफ बोल रहा है ए को एक रिंग मिलता है एंड वो जेड का है, एक टेबल पर था एंड ए क्या करता है, ए डिसऑनेस्टली वो रिंग को रिमूव करता है पोजीशन से। जब भी वो रिमूव करता है क्या बोला जाएगा, ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट, थेफ्ट कमिट हो गया है, मतलब रिमूव करने से ही थेफ्ट कमिट हो जाता है, ओके। एंड डेफिनेटली वहाँ पर विदाउट एनी कंसेंट होना पड़ेगा। नाउ लेट्स कम टू इलास्ट्रेशन जी। इलास्ट्रेशन जी बोल रहा है ए फाइंड्स अ रिंग रिलाइंग ऑन द हाई रोड, कोई पर्सन का पोजीशन पर नहीं था। ए बाई टेकिंग इट कमिट्स नो थेफ्ट though he may commit criminal misappropriation of property. We will see the provision of criminal misappropriation later on. Now you just understand, जो property रोड में पड़ा होता है एंड जिसको मिलता है उसको कहा जाता है फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स जो मतलब जिसको प्रॉपर्टी मिलता है उनको बोला जाएगा फाइंडर ऑफ गुड्स एंड उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब नहीं करके मतलब बेच देता है और कुछ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो यूज़ कर लेता है, अगर ऐसा कुछ करे तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाता है। वी विल सी दैट पर्टिकुलर प्रोविजन लेटर ऑन। आप ये याद रखें, ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ तो इसको क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बोला जाएगा। नाउ इलास्ट्रेशन एच, इलास्ट्रेशन एच बोल रहा है ए सीइंग अ रिंग बिलोंग टू जेड लाइंग ऑन द टेबल इन जेड्स हाउस। ए जानता है ए रिंग जेड का है एंड वो जेड का पोजीशन पर है इन द हाउस ऑफ जेड। Not venturing to misappropriation the ring immediately for fear of search and detection, A hides the ring in a place where it is highly improbable that it will ever be found by Z, with the intention of taking the ring and selling it when the loss is forgotten. Here, A at the time of first moving the ring commits theft. मतलब इस इलास्ट्रेशन पर बोला जा रहा है, सपोज आप मेरे घर पे आए हो एंड एक रिंग पड़ा हुआ था टेबल के ऊपर एंड आपको पता है वो रिंग मेरा है एंड आप क्या करते हो, उस रिंग को ले लेते हो एंड इमीडिएटली जेड क्या करता है, उस रिंग को ढूंढने लग जाता है एंड आप तब तक रिंग ले चुके होते हो। मतलब आपके सपोज आप हैंड में और आपके पॉकेट में रखे हो एंड आप क्या करते हो, आप वो रिंग को किसी जेड के हाउस पर ही ऐसा जगह छुपा देते हो जेड को मतलब हाईली इम्प्रोबेबल है उस रिंग को वहाँ से मिल पाना। एंड आपका ये इंटेंशन था, मतलब जब वो लोग रिंग को ढूंढना ख़त्म कर देंगे मैं उस रिंग को लेके यहाँ से चला जाऊँगा। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है देन क्या होगा, देन आप जब उस रिंग को ले रहे हो मतलब जस्ट टेबल से रिंग को आप उठाए एंड उठाकर आपके हाथ में ही है, तब तक हाथ में ही है, ओके। एंड इमीडिएटली वो ढूंढना चालू कर देता है। तब जो फर्स्ट मूविंग ऑफ करते हो, जो पहला मूविंग ऑफ करते हो तभी थेफ्ट कमिट कर लेते हो, ओके। एंड आप बाद में उसको किसी और जगह छुपा के रखते हो इन ऑर्डर टू टेक दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजीशन, ये मायने नहीं रखता है। पहली बार लेते हो उस प्रॉपर्टी को तभी थेफ्ट कमिट हो जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इलास्ट्रेशन, आपको ये इलास्ट्रेशन याद रखना ही है। नाउ लेट्स कम टू इलास्ट्रेशन आई। इलास्ट्रेशन आई बोल रहा है दैट ए के पास एक वॉच था एंड जेड एक ज्वेलर था एंड ए क्या करता है, ए जेड को एक वॉच देता है एंड जेड वो लेके उसका जो दुकान है वहाँ पर चला जाता है एंड ए उसके बाद वो वॉच जेड से फोर्सफुली छीन कर चला जाता है एंड जेड के पास ऐसा कोई मतलब डेप्ट भी नहीं था ए की तरफ से ताकि वो वॉच को लॉफुली डिटेन करके रख सकता है एज ए सिक्योरिटी। कोई भी डेप्ट वगैरह नहीं था, ओके। सो इज इट अमाउंट टू थेफ्ट? द आंसर इज़ नो, बिकॉज यहाँ पर क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ है एंड असॉल्ट हुआ है, कोई थेफ्ट कमिट नहीं हुआ है, ओके। नाउ इलास्ट्रेशन जे। इलास्ट्रेशन जे बोल रहा है दैट ए का जो वॉच था वो जेड को दिया था रिपेयर करने के लिए एंड रिपेयर का जो पैसा था वो ए ने नहीं दिया था जेड को। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ए क्या करता है, ए वो प्रॉपर्टी को मतलब वो वॉच को लेके भाग जाता है, मतलब ऐसे छीन के भाग जाता है। इंटेंशन क्या रहता है, इंटेंशन ऑफ डिप्राइविंग जेड ऑफ प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी फॉर हिज डेप्ट, मतलब जो रिपेयर का जो पैसा था जेड को उससे डिप्राइव कर सके
इस सिचुएशन को क्या थेफ्ट बोला जाएगा? गेस। आपके मन में नाउ एक क्वेश्चन आ सकता है, वो घड़ी तो एक ही था, खुद के प्रॉपर्टी को कैसे कोई चोरी कर सकता है? राइट, द आंसर इज चोरी कर सकता है जब ऐसा कोई सिचुएशन हो रहा है दैट कोई घड़ी मतलब इसको रिपेयर करने के लिए दिया था एंड रिपेयर का जो पैसा था वो नहीं दे पाया है एंड डिप्राइव करने के लिए वो वॉच छीन के भाग जाता है। इसको कहा जाएगा थेफ्ट ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी इन एज मच एज ही टेक्स इट डिसऑनेस्टली, मतलब जब ही वो प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली ले रहे हैं तभी थेफ्ट कमिट हो जाएगा। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, नाउ लेट्स कम टू इलास्ट्रेशन के। ये बोल रहा है इलास्ट्रेशन के का भी यही कहना है, सपोज आप आपके जो घड़ी है उसको मॉर्टगेज रख के 10,000 रुपीज़ किसी से बोरो किए हैं, ठीक है, 10,000 रुपीज़ चुका नहीं पाते हो एंड वो घड़ी आप लेके भाग जाते हो। ओके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये बोला जाएगा आप थेफ्ट कमिट किए हो। नेक्स्ट इलास्ट्रेशन स्टेट्स दैट इज इलास्ट्रेशन आई। ये बोल रहा है दैट ए टेक्स एन आर्टिकल बिलोंगिंग टू जेड एंड वो आर्टिकल जेड का पोजीशन से बाहर मतलब निकाला जाता है विदाउट टेकिंग जेड्स कंसेंट एंड विद इंटेंशन ऑफ कीपिंग इट अनटिल ही ऑब्टेन्स मनी फ्रॉम जेड, मतलब जब तक जेड से कोई मनी ऑब्टेन नहीं कर लेता है इस इंटेंशन से उसके मतलब पोजीशन से वो निकाला जाता है एज अ रिवॉर्ड फॉर इज रेस्टोरेशन। हियर ए टेक्स डिसऑनेस्टली, ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट। नाउ लेट्स कम टू अनदर इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन एम। ये बोल रहा है ए बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद जेड, जेड ए का फ्रेंड था, गोज इन टू जेड्स लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाता है एंड टेक्स अ बुक विदाउट जेड एक्सप्रेस कंसेंट, मतलब ए जेड के लाइब्रेरी से एक बुक ले लेता है विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सप्रेस परमिशन, मेयरली ऑफ रीडिंग इट, मतलब पढ़ने के लिए जस्ट, विथ इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, मतलब उसका इंटेंशन रहता है वो रिटर्न कर देगा बाद में। Here, it is probable that A may have conceived that he had Z implied consent to use the book. मतलब फ्रेंडली टर्म ये यूज़ किया गया है बेयर एक्ट में। फ्रेंडली टर्म मतलब ए को लग रहा है मैं उसका फ्रेंड हूँ, अगर एक बुक ले भी लिया पढ़ने के लिए विदाउट एनी कंसेंट तो क्या हो जाएगा? इफ़ दिस वॉज एज इम्प्रेशन ए हैज़ नॉट कमिटेड थेफ्ट, मतलब अगर ए का इंटेंशन रहता है मैं बुक को वापस पढ़ के रिटर्न कर दूँगी तो यहाँ पर थेफ्ट नहीं होगा। Now let's come to illustration N, which states about that A asks charity from Z's wife. A क्या करता है Z के वाइफ से कुछ मतलब चैरिटी के लिए कुछ चीज़ मांगता है and she gives A money, food and clothes which A knows belong to Z her husband, and A को पता है that वो सारा सामान Z का जो हस्बैंड है उनका है। A को मतलब लग रहा है वो तो Z का वाइफ है, उसके पास अथॉरिटी है ये सारा चीज़ देने के लिए। If this was A's impression, A has not committed theft. Similarly, there are two other illustrations, that is illustration O and illustration P. आप ये पढ़ सकते हो and this is also very simple and याद रखने का तरीका मैंने आपको बताई। Now let's come to a important case law, that is प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस। अगर आपको कोई आंसर लिखना है थेफ्ट के ऊपर तो ये केस आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। So it was held that it is not necessary that taking should be of a permanent character. Taking का nature permanent होना पड़ेगा ऐसा necessary नहीं है। और the accused should have deprived any profit, और accused को कोई profit से deprive किया गया ऐसा होना ही पड़ेगा ये necessary नहीं है। A temporary removal of an office file from the office of a chief engineer and making it available to a private person for a day और फॉर 2 months टू द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, मतलब कोई प्रॉपर्टी को आप 2 महीना के लिए और 1 दिन के लिए रिमूव कर रहे हो टेम्पोररीली, ये भी थेफ्ट होगा। सो इस केस में क्या हुआ था, एक चीफ इंजीनियर के ऑफिस से एक फ़ाइल को रिमूव करके कोई प्राइवेट इंसान के लिए अवेलेबल किया गया था 1 दिन के लिए और फॉर 2 months। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो इट विल बी टर्म्ड एज थेफ्ट। नाउ लेट्स कम टू द पनिशमेंट सेक्शन ऑफ थेफ्ट। What is the punishment and what is its section? Section 379 of the Indian Penal Code enumerates the provisions relating to punishment for theft. So 3 years का punishment हो सकता है प्लस फाइन और बोथ दोनों ही एक साथ हो सकता है, और 3 years और फाइन इंडिविजुअल भी हो सकता है। Now let's come to section 390 of the Indian Penal Code.
What section 390 is all about? Section 390 is very much important. आपको जुडिशरी में एंड लॉ एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. That what is robbery when theft is robbery, मतलब theft कब robbery हो जाता है, और when extortion becomes robbery, मतलब extortion कब robbery हो जाता है. ये सारा क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है. Then you have to rely on section 390 of the Indian Penal Code. So 390 बोल रहा है that in all robbery there is either theft or extortion. Extortion का जो provision है that is section 383 of the Indian Penal Code, ये डील करता है provisions relating to extortion. We will deal with this provision later on. Now let's understand what is robbery and when theft becomes robbery. Theft is robbery if in order to the committing of the theft, in committing the theft, or in carrying away or attempting to carrying away property obtained by the theft, the offender for that end voluntarily causes or attempts to cause to any person death, hurt or wrongful restraint or fear of instant death or instant hurt और wrongful restraint. मतलब जो इंसान theft कर रहा है, मतलब at the time of committing theft, जब वो इंसान theft commit कर रहा है, at that point of time वो instant fear of death, मतलब अभी तुम्हें मार डालूंगा, और instant hurt मतलब अभी मारूंगा, और wrongfully restrained और instant wrongful restraint मतलब ऐसा लाइक अभी तुमको मैं यहाँ पे बांध के रख दूंगा, ऐसा अगर कुछ सिचुएशन कर रहा है, देन थेफ्ट बिकम्स रॉबरी. मतलब एक इंग्रेडिएंट आपको मतलब याद रखना है दैट थेफ्ट कमिट जब कर रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ये चार जो राइट टिक मैंने अभी यहाँ पे दी है, ये चार इंग्रेडिएंट्स आपको मेंशन करना ही पड़ेगा. दैट एट द टाइम ऑफ कमिटिंग थेफ्ट वो क्या कर रहा है, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर रहा है, रॉन्गफुली डेथ करने का बात कर रहा है, इंस्टेंट हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करने का कोई कोशिश कर रहा है. अगर ये 4 चीज़ जो अभी मैंने बताई एक साथ आ जाए तो ये बोला जाएगा थेफ्ट इज़ रॉबरी, मतलब थेफ्ट रॉबरी में कन्वर्ट हो चुका है. ओके, आई होप दिस हैज़ बीन क्लियर टू यू. नाउ लेट्स कम टू व्हेन एक्सटॉर्शन इज़ रॉबरी. एक्सटॉर्शन इज़ रॉबरी if the offender at the time of committing extortion, मतलब जब extortion commit कर रहा है at that point of time, is in the presence of the person put in fear and commits the extortion by putting the person in fear of instant death, instant hurt or instant wrongful restraint to that person or to some other person, and by so putting in fear induces the person so put in fear then and there to deliver up the extorted thing. मतलब जो extortion commit कर रहा है वो इंसान present है, मतलब स्पॉट पर प्रेजेंट है, वो फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ का बात कर रहा है, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा ऐसा कुछ बोल रहा है, और इंस्टेंट हर्ट कर रहा है, इंस्टेंट हर्ट मतलब अभी तुमको मारूंगा, मतलब ऐसा कुछ एप्रीहेंशन क्रिएट कर रहा है, लगता है अभी मुझे मारेगा और अभी मुझे मतलब ये मार डालेगा, मतलब ऐसा कुछ एप्रीहेंशन क्रिएट कर रहा है. जेनुइनली ऐसा कुछ एप्रीहेंशन क्रिएट हो रहा है जिस इंसान के ऊपर एक्सटॉर्शन कमिट हो रहा है. एंड इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्टेंट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्टेंट मतलब अभी तुमको यहाँ पे बांध के रखूँगा, ऐसा कुछ बात कर रहा है. देन ये जो फियर है ये जेनुइन है एंड लगता है अभी मेरे ऊपर ऐसा कुछ चीज़ कमिट होने वाला है, एंड इंड्यूस कर रहा है उस इंसान को जिस प्रॉपर्टी के लिए एक्सटॉर्शन किया जा रहा है वो डिलीवर करने के लिए बोल रहा है एंड डिलीवर कर भी देता है. दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक्सटॉर्शन रॉबरी में बदल जाता है एंड जेनुइनली एप्रीहेंशन मन में आ रहा है, एंड विच इज़ क्रिएटिंग अनसेटल्ड माइंड, जिसके ऊपर एक्सटॉर्शन कमिट हो रहा है उसका माइंड अनसेटल हो जा रहा है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक्सटॉर्शन will become robbery. Now let's come to explanation appended to section 390. ये बोल रहा है the offender is said to be present if he is sufficiently near to put the other person in fear of instant death, instant hurt, instant wrongful restraint. So these 3 things are very much important. Offender जो है वो ऐसा कुछ commit कर रहा है, वो मेरे सामने present है, मेरे सामने मतलब मैं उसको देख सकती हूँ, एंड उसके वजह से इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट एंड इंस्टेंट रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट ये करने का बात कर रहा है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये बोला जाएगा एक्सटॉर्शन बिकम्स रॉबरी.
ओके ये 3 इंग्रेडिएंट्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट जो एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, आपको एग्जाम में पॉइंट करके मेंशन करना ही है. नाउ लेट्स कम टू इलास्ट्रेशन. सो इलास्ट्रेशन ए बोल रहा है ए होल्ड्स जेड्स डाउन एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेड्स मनी एंड ज्वेल्स फ्रॉम जेड्स क्लॉथ. सो ए क्या करता है, जेड के पास से जेड से फ्रॉडुलेंटली मनी एंड जो कुछ ज्वेलरी था वो ले लेता है विदाउट जेड्स कंसेंट. ओके हियर ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट. ए क्या कमिट किया, थेफ्ट कमिट किया. एंड इन ऑर्डर टू कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट हैज़ वॉलंटरली कॉज्ड रॉन्गफुली रेस्ट्रेन टू जेड. थेफ्ट जब कमिट कर रहा था रॉन्गफुली रेस्ट्रेन करके रखा था जेड को. सो ये क्या हो गया, सो थेफ्ट बिकम्स रॉबरी. सो देयरफॉर थेफ्ट क्या हो गया, थेफ्ट रॉबरी में कन्वर्ट हो गया. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ दैट टी स्टैंड्स फॉर थेफ्ट एंड आर फॉर रॉबरी. नाउ लेट्स कम टू अनदर इलास्ट्रेशन दैट इज इलास्ट्रेशन बी. ये बोल रहा है दैट ए मीट्स जेड ऑन हाई रोड. हाई रोड पर ए जेड को मिलता है. शोज अ पिस्टल, एक गन दिखाता है एंड डिमांड करता है जेड्स पर्स. जेड का जो पर्स होता है वो डिमांड करता है. जेड इन कंसिक्वेंस सरेंडर्स हिज पर्स, मतलब अपने हाथों से डिलीवर कर देता है जेड का पर्स ए को. हियर ए हैज़ एक्सटॉर्टेड द पर्स फ्रॉम जेड. क्या करता है, एक्सटॉर्शन करके जेड के पास से पर्स ले लेता है. बाई पुटिंग हिम इन फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट एंड बीइंग एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन इन हिज प्रेजेंस ए हैज़ देयरफॉर कमिटेड रॉबरी. मतलब ए जब पिस्तौल दिखा रहा था वो तो प्रेजेंट था एंड वो इंस्टेंट हर्ट और फियर ऑफ डेथ का जो धमकी दे रहा था, पर्स दो नहीं तो मार डालूंगा, ऐसा कुछ सिचुएशन हो रहा था. सो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे एक्सटॉर्शन बिकम्स रॉबरी. सो एक्सटॉर्शन रॉबरी हो गया है. एंड एक चीज़ आप याद रखो, सरेंडर कर रहा है उस पर्स को, मतलब अपने आप डर के वजह से माइंड एकदम अनसेटल्ड हो गया है एंड उसके बाद वो प्रॉपर्टी डिलीवर कर रहा है अपने हाथों से. ओके So this is the thing that has been stated in the Bail Act and I have tried to make you understand in a lucid language ताकि आपको समझ में आए and concept को आप याद रख पाओ. And now let me tell you what are the points that you have to write in the examination. And जैसे मैं आपको बताई स्टेप बाय स्टेप, पहले सेक्शन को एक्सप्लेन किया, उसके बाद इलास्ट्रेशन मेंशन की एंड देन वन केस लॉ. सो आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, मतलब पहले आपको सेक्शन मेंशन करना है. सपोज थेफ्ट, व्हाट इज थेफ्ट, थेफ्ट का सेक्शन मेंशन करना है एंड उसके बाद थेफ्ट क्या है, मतलब उस सेक्शन को ब्रेक करके जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताई, दैट 5 इंग्रेडिएंट्स यू हैव टू राइट दैट. एंड लेटर ऑन जो सारा इंग्रेडिएंट्स एंड एसेंशियल्स बताया गया है उसको जस्ट 2 लाइन करके एक्सप्लेन कर दो एंड जस्ट पुट 1 or 2 इलास्ट्रेशन एंड लेटर ऑन यू हैव टू राइट 1 केस लॉ. एंड आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा दैट कोई इंसान क्या अपने खुद की प्रॉपर्टी को चोरी कर सकता है, ये भी मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जुडिशरी एंड लॉ में एक चीज़ कॉमन है दैट ये क्वेश्चन थेफ्ट क्या है एंड रॉबरी क्या है एंड व्हेन थेफ्ट बिकम्स रॉबरी, व्हेन एक्सटॉर्शन बिकम्स रॉबरी. सो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए सो आपको लिखना ऐसे ही है जैसे मैंने बताई. जुडिशरी में आपको एक कंसाइज फॉर्मेट में लिखना है एंड लॉ में आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिखना है. ओके जुडिशियल में आपको एकदम प्रिसाइज करके उस आंसर का जो की पॉइंट है वो मेंशन करना है एंड लॉ में इन योर ओन लैंग्वेज आपको पैराग्राफ फॉर्म में एक्सप्लेन करके वो पॉइंट्स को समझाना है ताकि एग्जामिनर को समझ में आए आपको पता है कंसेप्ट क्या है. ओके नाउ इन ऑर्डर टू वाइंड अप योर आंसर, आप कंक्लूजन पर ये बता सकते हो दैट मतलब आप जो पूरा सेक्शन आप पढ़े उसका निचोड़ क्या है, मतलब जीस्ट क्या है. So I hope you have got the clear concept and if you have any kind of doubt then please let me know. So I hope आपको समझ में आया है and आपको ये वीडियो पसंद आया है. If you have any query or any suggestion then please let me know. Please like, share and comment and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much for watching.